बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, सियासत की दुनिया से बेशुमार ताज़ा तरीन न्यूज़ हैं। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो लिस्ट है वो जमा करवा दी है, जिसमें 67 के करीब ख़वातीन की नशिस्तें हैं जी। और इसमें 11 अक़लियती नशिस्तें भी शामिल हैं। और इसमें जो नाम दिए गए हैं ज़राए के मुताबिक वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि लिस्ट में किस किस का नाम है। इसमें सनम जावेद का नाम है, आलिया हमजा, कमल शोज़ब, रुबीना शाहीन, समाविया ताहिर। ये कौमी असम्बली के लिए नाम दिए गए। ये मैं सिर्फ उन लोगों के नाम बता रहा हूँ जो ज़्यादा टीवी के ऊपर नज़र आते हैं। इसी तरह यास्मीन राशिद का जो नाम दिया गया है वो पंजाब असम्बली के लिए दिया गया है। ये लिस्ट जो है इन्होंने जमा करवा दी है। और इसके ऊपर जो 39 लोगों के लिस्ट है, 41 लोगों की, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने रुजू किया है कि इनके नाम कौन कंफर्म करेगा, कि चूँकि पीटीआई का हमारे पास ढांचा मौजूद नहीं है, तो ये एक नया केस खुलने जा रहा है। बल्ले का निशान भी इंशाल्लाह ये जो इन्होंने इस्तदा की है वापस हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये खुल के कहा था कि पीटीआई एक सियासी जमात थी और है। लेकिन इसके बावजूद हैरत है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दूध में मेंगनी क्यों डाल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कह दिया कि पीटीआई एक सियासी जमात है, तो फिर सियासी ढांचे की बात वो क्यों कर रहे हैं। जब 39 लोगों की उन्होंने फहरिस्त कबूल कर ली, ये पीटीआई के लोग हैं, तो उनको किसने नामजद किया था, उनकी किसने तौसीक की थी। फिर पीटीआई के जो निगरान अभी चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर हैं, उसी ने तो तौसीक करनी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने तो बल्ले का निशान छीना था, उन्होंने ढांचा तो ख़त्म नहीं किया था। बहरहाल ये अब आप समझ लें कि इनके अकल के ऊपर आप मातम करें कि इलेक्शन कमीशन किस तरह की जो है तफसीलात जानना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट से, अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब दूसरी तरफ एक और ख़बर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में महंगाई जो है इस वक्त अरूज पे है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अपना कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है वो तकरीबन 9.5% ज़्यादा टैक्स अदा कर रहा है एज़ कम्पेयर टू भारत। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की जानब से जी ये बताया गया है कि तनख्वाहदार तबके की आमदनी पर टैक्स भारत से तकरीबन 9.4 गुना ज़्यादा लगाया गया है। जिसमें मैं जो पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल का एलामिया है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो 1 लाख जिस आदमी की तनख्वाह है वो भारतीय रुपयों में 30,000 के बराबर बनती है। 30,030 रुपये बनती है। अब एक तरफ तो ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी करेंसी कितनी डिवैल्यू हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान का 1 लाख रुपया इंडिया के 30,030 रुपये के बराबर है। और एलामिया के मुताबिक जी 1 लाख तनख्वाह पर सालाना जो टैक्स पाकिस्तानी दे रहा है वो 30,000 रुपया सालाना जो है टैक्स दे रहा है, जबकि भारत में 3,000 रुपया टैक्स, 3,018 रुपये टैक्स पड़ता है। ये पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की रिपोर्ट है। इसी तरह जी अगर एक बंदा 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है तो उस पर जो सालाना टैक्स है वो 1,20,000 रुपया तनख्वाहदार तबका जो है वो गवर्नमेंट को दे रहा है, जबकि भारत में माहाना 1.5 लाख कमाने वाले के ऊपर जो है वो टैक्स जो बनता है वो तकरीबन अगर इसको सालाना जो टैक्स बनता है वो 12,000 रुपये, 12,027 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। तो ये पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने एक इंडेक्स जारी किया है जी, और उन्होंने पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है उसके ऊपर उंगली उठाई है कि किस तरह तनख्वाहदार तबके को पीसा जा रहा है। वेयर एज़ जो आपके पाकिस्तान में जो IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो हैं, जिनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपया ये गवर्नमेंट अदा कर चुकी है, और उन्होंने अभी तक उनसे 1 यूनिट भी बिजली पाकिस्तान ने नहीं खरीदी है। और इस वक्त जो सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में बन रही है वो दोस्तों 745 रुपये यूनिट पड़ रही है। और उस पावर प्रोड्यूसर को, IPPs को इस वक्त गवर्नमेंट जो है पता नहीं कितने अरब रुपया कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा कर चुकी है, और वो सारा पैसा आपसे बिलों में, आपके बिलों में लगा के आपके वसूल किया जा रहा है। ये जुल्म और ये जबर और ये फस्तैयत जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नून लीग और पीपल पार्टी ने पाकिस्तान के साथ जो है, पाकिस्तानी अवाम के साथ गरदारी की है, और फिर कुछ IPPs मुशर्रफ दौर में भी लगे थे। असल गरदारी ये है जो IPPs इन्होंने महंगे लगाए थे पाकिस्तान में, जो 745 रुपये यूनिट और फिर 300 रुपये यूनिट और 95 रुपये यूनिट जो है वो बिजली पैदा कर रहे हैं। अगर वो बिजली ना भी पैदा करें तो भी गवर्नमेंट को
आपकी जेबों से कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो है वो पैसा निकाल के दिया जा रहा है। इमरान रियाज का एक वीलॉग मैंने देखा था, उसने ये कैपेसिटी चार्जेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझाए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये अगर एक थैला है जिसका जो 16 kg का ये बैग है, और इसमें आप दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे 2 kg आटा दे दें, वो आपको 2 kg आटा देता है और आप 2 kg के पैसे उसे देते हैं, बिलफर्ज 200 रुपया देते हैं, तो वो आपसे कहता है जी नहीं, ये 16 kg का बैग है तो आप मुझे 16 kg के पैसे अदा करें। ये हैं कैपेसिटी चार्जेस, यानी कि वो चीज़ जो अभी तक आपने इस्तेमाल ही नहीं की, आपके इस्तेमाल में ही नहीं आई, उस मद में पाकिस्तानी अवाम से मंथली अरबों रुपया लूटा जा रहा है। और ये जो IPPs हैं, एक रिपोर्ट आई है, ये IPPs जितने भी आपके एलीट क्लास है, पॉलिटिशियंस की बरादरियाँ हैं, ये उनके हैं। यानी कि ऐसा ज़बरदस्त कारोबार इन लोगों ने ढूंढा है कि इन्होंने बस एक दफ़ा IPPs लगा दिया, उसके बाद कख पन के दो नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, कोई बिजली पैदा नहीं करनी है, बस आपको गवर्नमेंट मंथली अरबों रुपया देती रहेगी। है ना कमाल की इन्वेस्टमेंट। ये हम तो जो लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं, रियल एस्टेट में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। भाई सबसे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट तो ये IPPs की है। आप गवर्नमेंट के साथ वायदा करें, IPPs लगाएं और मंथली अरबों रुपया कमाएं। कोई बिजली पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने कैपेसिटी चार्जेस की मद में आप, और ये IPPs की जो एग्रीमेंट है, किसी का 10 साल का है, किसी का 25 साल का है, किसी का 30 साल का है। ये दोस्तों जो गर्दारी होती है ना किसी मुल्क के साथ, वो ये गर्दारी होती है, ये संगीन वारदात होती है और ये करप्शन होती है। बाकी जो हमारे किसी कहते हैं ये गर्दार है, ये गर्दार है, ये मुहब्बत, असल में गर्दारी ये है जो इस आवाम के साथ 25 करोड़ आवाम को चूना लगाया जा रहा है पिछले कितने सालों से। ये 99 से लगना शुरू हुआ IPP से, बल्कि इससे भी पहले लगना शुरू हुए थे। ये जुल्म और ये जबर और ये फसलियत, और आज गरीब जो है, कल आपने सुना होगा कि एक दो भाई थे, एक भाई उनका मुश्तरका मीटर था और बिल ज़्यादा आ गया, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और एक भाई कहता है जी तुमने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की, दूसरे ने कहा जी तुमने ज़्यादा की है। दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और एक भाई ने छुरी उठाई, दूसरे भाई को मार दी, वो बेचारा मर गया। और फिर कल आपने एक और वीडियो देखी होगी, इधर मरी रोड रावलपिंडी की थी, एक जवान था, उसका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया और वो मेट्रो स्टेशन का जो पुल था उसके ऊपर से नीचे गिरा, उसने खुदकुशी कर ली। उस बेचारे के पास पैसे ही नहीं थे, उसकी तनख्वाही इतनी नहीं थी। ये जुल्म और ये जो जबर है, ये ना तो हमारे TV चैनल्स को नज़र आता है और ना ही हमारी मुक्तदरा को नज़र आता है, ना ही हमारी अदलिया को नज़र आता है। सारे सत्तू पी के सोए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे सारे जो है कैपेसिटी चार्जेस से हिस्सा वसूल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जब तक आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं बनेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये जुल्म और जबर होता रहेगा। आपके सामने बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ पे मुलाजमतों का कोटा सिस्टम था ना, एक स्टूडेंट ने कॉल दी, उसको उसने हक मांगा, हुकूमत ने उसको गोली मारी और फिर ऐसा एहतजाज शुरू हुआ कि वह मामला जो है जाके सुप्रीम कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने भी वो मखसूस नशिस्तों वाला मखसूस जो कोटा था, मुजाहिदीन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका कोटा रखा हुआ था गवर्नमेंट ने, और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो करप्शन करती थी, क्योंकि ये लाइसेंस किसके पास है कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन नहीं है। यानी से 1971 में जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हिस्सा लिया था। तो इस तरह की जो है ये हसीना वाजिद की गवर्नमेंट, जिसको चाहे वो फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में डाल दे, जिसको चाहे निकाल दे, और 56% जो कोटा था वो फ्रीडम फाइटर्स की के लिए था, फिर आगे उनकी औलाद के लिए, फिर उनकी औलाद के लिए चला आ रहा था, जिसके ऊपर वहाँ के लोग पिस के रह गए थे। फिर लोगों ने जब एहतजाज की कॉल दी, लोग वहाँ पे निकले, वहाँ पे फिर आपने देखा कर्फ्यू लगा, फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो एहतजाज करने वाले लोग थे उनके हक में फैसला दिया। तब जो है वो मामला आस्ता आस्ता रिवर्स शुरू होना हुए। तो ये जो हमारी अशरफिया है, हमारे जो मुक्तदरा हैं, इन्हें ये चीज़ें सोचनी चाहिए। ये बहीद नहीं है कि ये चीज़ें पाकिस्तान में भी हो जाएं। जिस तरह आप पाकिस्तानी अवाम का जूस निकाल रहे हैं, निचोड़ रहे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में कभी विद होल्डिंग टैक्स, कभी वैट, कभी कौन सा टैक्स, कभी गुंडागर्दी टैक्स, ये टैक्सेस जो है आप अवाम के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये अवाम भी जिस दिन उठेगी तो फिर ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं दोस्तों। और अपना हक मांगना चाहिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ जी वीलॉग में जब तक खान साहब की बात ना की जाए तो वीलॉग मुकम्मल ही नहीं होता। दोस्तों आप जानते हैं कि खान साहब का जो तोशा खाना का मामला था, उसके ऊपर आज अडयाला जेल में जो समाअत होनी थी उसे मुलतवी कर दिया गया बगैर बताए, और ये कहा गया जी वकील जो है वो आए नहीं। वकील वहाँ पे मौजूद थे, जेलर ने अंदर ही नहीं जाने दिया, उन्हें बाहर बिठा दिया। ये ओछे हथकंडे जो हैं वो आजमाए जा रहे हैं। और पंजाब की जो इस वक्त
मिसेस चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उसे अक्सर लोग कहते हैं, उनकी हालत देख लें तो उन्हें सेल्फियों के अलावा कोई काम ही नहीं है। वो सेफ सिटीज़ बना रही हैं, कैमरे लगा रही हैं शहरों में, दिन दिहाड़े वारदातें हो रही हैं। इवन के इस्लामाबाद जैसे शहर में दिन दिहाड़े वारदातें हो रही हैं, और हमारी पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लोगों के पीछे पड़ी हुई है, एहतजाज करने वालों के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन जो एहतजाज इनकी मर्जी से आए, जिस तरह टीएलपी वाले आए थे धरना देने, उनके साथ पुलिस वाले मिलकर नारे मार रहे थे रिलैक्स रिलैक्स। तो ये किस किस्म का एहतजाज था जिसके ऊपर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। बाकी जो लोग एहतजाज करने आते हैं, आज जब जमात इस्लामी का एहतजाज था, तकरीबन 1100 के करीब उनके लोग या 2000 के करीब लोग उठा के उनके जो है वो थानों में बंद कर दिए हैं। और ये देखिए ना, ये डबल स्टैंडर्ड है ना। हुकूमत तो कहीं नजर नहीं आ रही है, हुकूमत तो एक ही चीज के ऊपर लगी हुई है, किसी न किसी तरह हमारा एक दिन और गुजर जाए, हमारी हुकूमत का एक दिन और गुजर जाए, हमारी हुकूमत का एक दिन और गुजर जाए, बस यही है। ऐसे लगता है कि ये इन्हें पता है कि ये हमारी पहली और आखिरी हुकूमत है, इसके बाद हमें बारी नहीं मिलनी है, इसके बाद अवाम ने हमें लित्तर ही मारने हैं। ये इस वक्त इनकी शक्लें, इनके चेहरे, इनके अंदाज बता रहे हैं। जिस तरह बंदा बुखलाया वो नहीं होता कि या कुछ चोरी करके आया होता है, तो ये वाला अंदाज है हमारी हुकूमत का। हमारे जो हुकूमत के वज़रा हैं वो मीडिया के ऊपर आते हैं तो ऐसे ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि बंदा कहता है सुबहान अल्लाह जी। और हमारे जो वज़ीर दिफा साहब हैं वो तो बिल्कुल ही अकल से पैदल हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं जी कि खान साहब के ऊपर अजीब अजीब तरह के बयान दे रहे हैं कि ये फसाद की जड़ है, अंदाज़ा लगा लें। जिसके साथ 90% अवाम खड़ी है वो फसाद की जड़ है, और आप जिनके पास 5% भी मैंडेट नहीं है, और आप जो है वो फार्म 47 की पैदावार आप हुकूमत कर रहे हैं। तो दूसरा वो जो 1 पेज है वो भी आप पता है कि उसमें लीक आ चुकी है, दरार पड़ चुकी है। और फिर हमारी जो अदालतों का जो किरदार है, स्पेशली जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब हैं, वो किस तरह जो है वो पीटीआई के केसेस को दबा के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं। और फिर जहाँ से पीटीआई को रिलीफ मिलना होता है उस केस को जो है ना वो दाखिल दफ्तर कर देते हैं, या उसके ऊपर जो है हुक्म तनाई जारी कर देते हैं। इस्लामाबाद की 3 सीटों वाला मामला देख लें, जो जस्टिस जंगीरी सुन रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने स्टे दिया हुआ है, वो ये सुन ही नहीं सकते। उन्हें पता है कि वो क्लियर कट केस है, ये तीनों सीटें इस्लामाबाद की, इनसे चली जानी है, लेकिन वो अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं, उन्हें आवाम का कोई ख्याल नहीं है, वो आवाम को इंसाफ देने के हक में ही नहीं है, ऐसे लग रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस सीट के ऊपर वो ये बैठे हुए हैं, सीट की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इसकी पूछताछ भी फिर बड़ी सख्त होती है, इसकी पकड़ भी अल्लाह के यहाँ बड़ी सख्त होती है। अमर फारूक साहब जाग जाएं, आप ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे हैं, आप इससे उठ जाएं। जो तोशाखाना वाला केस है इमरान खान साहब का, उसकी जमानत की दरखास्त तोशाखाना वाले केस में इन्होंने दी हुई है। ये पहले भी केस आप डिले कर चुके हैं, और अभी भी आप डिले पे डिले किए जा रहे हैं। इवन कि आपको ये भी कहा गया, आपके खिलाफ रेफरेंस भी आ गया, और आप इन केसेस से अलग हो जाएं खान के, आप कहते हैं ये नहीं मैं हूँगा। लेकिन ये जो केस है ये तो क्लियर कट केस है, इसमें जिस तरह आपने टेहरान केस में 2 नंबरी की है, उसी केस को तो बना के ये तोशाखाना रेफरेंस आपके खिलाफ भेजा गया है। और इसमें जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो ये बात बता रहे हैं कि ये अमर फारूक साहब के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, और ये हो भी गई है, लेकिन वो फिर भी अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। आपको जो तनख्वाह मिलती है ये आका नहीं देते हैं, आपको तनख्वाह पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे से दी जाती है। आप पाकिस्तानी आवाम के टैक्स के पैसे से मराहत ले रहे हैं, तो आपको इंसाफ करना होगा। पीटीआई के साथ 90% आवाम खड़ी है, अगर आप पीटीआई के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, उनके केसेस नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप 90% पाकिस्तानी आवाम के हक तलफी कर रहे हैं। बेसिक जो पॉइंट है, यानी कि एक ऐसी जमात जिसके साथ 90 से 80% लोग खड़े हैं, उनका कोई केस आता है, उसको आप दबा देते हैं। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी 90 से 80% अवाम की हक तलफी कर रहे हैं। आप उनको हक नहीं दे रहे, आपको उनको इंसाफ नहीं दे रहे। जहाँ पे 5% मैंडेट वाली जमात आ जाए, जिसके साथ 5% भी लोग नहीं खड़े हुए, उनके केसेस आप प्रायोरिटी के ऊपर लगाते हैं, उनको आप रिलीव भी देते हैं, उनके बायोमेट्रिक भी हो जाते हैं, उनको आप एयरपोर्ट से जाके उनके बायोमेट्रिक करवा के उनकी आप सजाएं भी माफ़ कर देते हैं। क्या ये हमारा अदालती निज़ाम हमें बताता है? दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, जब तक हमारा, लेकिन इसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद मेरा ये ईमान है कि जब तक हमारी अदलिया खड़ी रहेगी, इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की भी करेगा, आज़ाद भी होगा, और डगर पे भी चलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।